नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पे बात करते हैं। निगरान हुकूमत के बारे में जब ये आई थी तो बहुत सी बातें हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि इनका जो मैंडेट है वैसे तो जो आम इंतखाबात हैं उनको सुपरवाइज करना है और पाकिस्तान में जो इक़्तिदार की मुंतकिली है ये बुनियादी उनका काम था। लेकिन जो कॉम्पोजिशन थी और जो खबरें आ रही थी उसमें वाज़ेह था कि वो उससे हट के भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, यानी कि पाकिस्तान की मईशत को रिवाइव करना चाहते हैं। और अब ये खबरें जो हैं वो पहले अगर सिर्फ बात होती थी तो ये खबरें सच साबित हो रही हैं। और इस सिलसिले में जो अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो निगरान हुकूमत कर रही है या जो निगरान हुकूमत के पीछे लोग हैं, एक काम वो करना चाह रहे हैं। एक तो मईशत की जो रिवाइवल है वो तो बात हो ही रही है और उसमें जो एक अहम एस्पेक्ट है कि पाकिस्तान में जो लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं, यानी कि हुकूमत की सरपरस्ती में चलने वाले इदारे, उनको प्राइवेटाइज किया जाए। ये एक बहुत मुश्किल काम है, एक गैर आप कह सकते हैं कि अनपॉपुलर भी होता है, खास करके जब आप PIA या स्टील मिल इन इदारों की प्राइवेटाइजेशन की बात करें, क्योंकि इसमें सियासी बुनियादों पे भर्तियां भी होती हैं, लोग अपोज भी करते हैं। अब लेकिन शहबाज, ये जो कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन है, इम्पॉर्टेंट इन्होंने डिसीजन लिया है। एक तो सबसे पहले तो ये बताएं कि जब भी हम कोई भी इदारा बेचना चाहते हैं, प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, अगर सारी चीज़ें इन प्रोसेस हों, कोई उसमें रुकावट ना हो, तो फिर भी कम अज़ कम 10 महीने से 1 साल तो कम अज़ कम लगता है प्राइवेटाइज करने के लिए किसी भी इदारे को। एम आई राइट? नहीं, ये कम वक्त बता रहे हैं आपको। अगर जो सिस्टम्स इन्होंने डेवलप, सारे सिस्टम अगर आप सारे सिस्टम्स आप जितने भी इन्होंने बनाए हुए इसको फॉलो करें, रूल्स रेगुलेशंस, फिर जो प्राइवेटाइजेशन का जो ऑर्डिनेंस है उसको, तो ऑन एन एवरेज जो ट्रांजैक्शन एक होती है उसमें तकरीबन 450 दिन लगते हैं, रफली 15 माह 15 माह लगते हैं। अगर उसमें कोई अदालत में ना हो, प्रोटेस्ट ना हो, कुछ और इन्वेस्टर्स आपका वो लैक ऑफ इंटरेस्ट ना शो करें, कुछ और चीजें उसके अंदर ना हो, दोबारा आपको जो आपने मुख्तलिफ एडवर्टाइजमेंट्स करनी होती हैं उसको आपको फर्दर एक्सटेंशन ना देनी पड़े, तो वो सारी चीजें मिला के होता है। लेकिन ये एक बहुत ही फास्ट ट्रैक के ऊपर निगरान हुकूमत और आर्मी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो जा रही है। इसमें अब चूंकि हम ये कह सकते हैं एक चीज, मैं इसलिए आपसे ये पूछा था कि अगर सारी चीजें इन प्लेस हो तो 15 माह लगते हैं और इस हुकूमत का जो मैंडेट है वो तो आपको पता है कि इलेक्शन करवाना है। चलें नवंबर में नहीं होंगे, फरवरी में हो जाएंगे, मार्च से पहले हो जाएंगे, तो कम से कम अगर वो प्रोसेस को हम अगर फॉलो करेंगे फिर तो ये कोई भी जो ट्रांजैक्शन कर नहीं सकते। नहीं, इसके बड़े इंटरेस्टिंग इसकी चीज़ें वो भी डिस्कस भी करते हैं। उसका उन्होंने हल निकाला है ना कि फवाद हसन फवाद एक टोपी पहनेंगे, एक फैसला करेंगे, वो टोपी उतार के वो दूसरी टोपी पहनेंगे, तो फिर वही अपना फैसला दोबारा वो करेंगे, तो वो भी हालांकि असल फैसला कहीं और हो चुका होता है। इस हफ्ते जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की मीटिंग हुई उसमें ये एक ब्रीफिंग दी उन्होंने और बहुत सारे उसके ऊपर एजेंडा आइटम्स थे। एक ये भी था PIA की प्राइवेटाइजेशन, उसका क्या करना है, पाकिस्तान स्टील मिल्स उसका क्या करना है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उसका क्या करना है। तो जो SIFC की मीटिंग है उसमें गो हेड लिया गया, एक फैसला किया गया वहां पे। उसकी फिर कल बाकायदा उसको एक सेरेमोनियल उसकी जो स्टैंप है वो भी कल लगी। कल नाज़रीन जो अहम फैसला था, कल 2 इजलास हुए। सुबह के वक्त एक इजलास हुआ प्राइवेटाइजेशन कमीशन के बोर्ड का, जिसको चेयर किया फवाद हसन फवाद प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर ने। उसके कुछ 3 घंटे बाद एक और इजलास हुआ काबीना की निजकारी कमेटी का, जिसको चेयर किया फवाद हसन फवाद जो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर है उन्होंने। दिस इज अनयूजुअल, यूनिक, पहली दफा पाकिस्तान में हो रहा है कि जो कमीशन का जो चेयरमैन है वही काबीना की कमेटी का भी चेयरमैन है। इससे थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज आएंगे, ओवरसाइट के इश्यूज आएंगे। बहरहाल कल जो दोनों इजलास हुए तो उसमें जो बॉटम लाइन थी, जो फैसला था वो ये था कि PIA की जो प्राइवेटाइजेशन उसको फास्ट ट्रैक करना है। उसको फास्ट ट्रैक करने के लिए पहले जो सुबह इजलास हुआ प्राइवेटाइजेशन कमीशन का, उस इजलास से ये मंजूरी ली गई कि एक इमरजेंसी क्लॉज है, एक रेगुलेशन है प्राइवेटाइजेशन की, फाइनेंशियल एडवाइजर हायर करने की, उसको इन्वोक किया जाएगा। क्योंकि उसको इन्वोक करने की जो प्री कंडीशन थी वो ये थी कि PIA को एक मेजर ट्रांजैक्शन डिक्लेयर किया जाएगा। बोर्ड सुबह के वक्त मिला, उन्होंने इसको एक मेजर ट्रांजैक्शन डिक्लेयर किया और फिर दोपहर के बाद एक मीटिंग हुई उसकी कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन की, जिसको फवाद हसन फवाद साहब ने चेयर किया। और उससे उस मेजर ट्रांजैक्शन की डिक्लेरेशन की बेस के ऊपर जो इमरजेंसी की क्लॉज है इसको इन्वोक किया। इसका फायदा क्या है, इसका मकसद क्या था, इमरजेंसी क्लॉज क्यों इन्वोक हुई। कोई भी ट्रांजैक्शन जो है आप करनी है तो उसके लिए आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर्स हायर करने पड़ते हैं, उसका एक प्रोसेस है, उसमें 2 से 3 माह लग जाते हैं। तो इमरजेंसी क्लॉज के तहत
बजाय इसके कि हुकूमत अखबार में इश्तहारात देगी कि आइए आप बिड अपने सबमिट करवाएं फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए, पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के लिए नहीं, सिर्फ फाइनेंशियल एडवाइजर जो कि ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर तैयार करेगा जो पीआईए की निजकारी की उसके लिए। तो उन्होंने फैसला ये किया कि हम अखबार में इश्तहार नहीं देंगे, शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होगी, हायरिंग नहीं होगी, डायरेक्ट एक जो टेबल ऑफ लीग का एक तरीकेकार जिसके तहत दुनिया की जो टॉप 25 फर्म्स हैं उनको रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं हुकूमत पाकिस्तान अगले हफ्ते भेजेगी। उन 25 में से जितने भी लोग उसको रिस्पॉन्ड करते हैं उसकी बेस पे उनकी जो सिलेक्शन है, इनका ये ख्याल है 2 से 3 हफ्ते में वो हतमी हो जाएगी और वो जो सिलेक्शन होगी वो फिर एक ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर बनाएगी पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के लिए। तो कल का जो फैसला हुआ है उसके तहत जो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन में इन्होंने पहला स्टेप लिया उसमें तकरीबन 3 माह का इन्होंने जो वक्त है उसमें उसको कम किया। और कामरान इसके अंदर एक और जो चीज जो अभी हम बात कर रहे थे कि फवाद एज चेयरमैन बोर्ड और फवाद एज सीसीओपी चेयरमैन, वो फिर उससे भी टाइम कट हुआ। 11 बजे एक इजलास हुआ, दोपहर में 3 साढ़े 3 बजे दूसरा इजलास हुआ और उसमें फिर एक ही बंदे ने दोनों फैसले कर दिए, तो आसानी होगी ना, टाइम बच गया। और मेरा ख्याल में जो भी जब पाकिस्तान में इंतखाबात होते हैं, कोई भी गवर्नमेंट आती है, दे वुड बी हैप्पी कि क्योंकि ये आपको पता है कि पीआईए की प्राइवेटाइजेशन इट्स अ डिफिकल्ट डिसीजन। आपको पता है कि सियासी बुनियादों पर वहाँ पे यूनियंस भी हैं और अभी तो पता नहीं है, मेरे ख्याल में अपोजिशन तो आएगी जब भी ये करेंगे। तो मेरे ख्याल में जो भी इनकमिंग गवर्नमेंट है उनको पता है कि अगर प्राइवेटाइजेशन हो सकती है तो फिर ये निगरान हुकूमत को जो लोग चला रहे हैं वही कर सकते हैं। असल में एक और जो माजी में जब भी इस तरह की ट्रांजैक्शन करने की कोशिश की तो मामलात अदालतों में भी चले जाते हैं। इस दफ़ा मुझे लगता है कि एक एडवांटेज इनको और भी है, जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फायज ईसा, जो उन्होंने कुछ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जो समातें की हैं उसमें अगर आपने देखा हो तो बार बार वो रेकोदेक का हवाला देते हैं और वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का काम ये नहीं है कि इस तरह से फैसले करे जो मुल्क के मफादात को नुकसानात हों। तो उनका जो माइंड सेट है, मुझे लगता है कि शायद अदालतों की तरफ से भी अगर ये रश भी हम कर रहे हैं, एन मुमकिन है कि ये मामला चैलेंज भी हों, शायद वहां से भी उनको उस तरह की ऑपोजिशन। देखिए इसमें एक चीज प्रिंसिपली क्या पीआईए की निजकारी हो जानी चाहिए, मेरे तो ख्याल ये कल ही हो जानी चाहिए थी जो गुजरा है, इस पे तो किसी की दूसरी राय नहीं है। मैं इसके ऊपर बड़ा स्ट्रांग मेरा ओपिनियन है कि पीआईए को एक भी मजीद रुपया नहीं देना चाहिए। अगर एयरलाइन बंद होती है तो हो, इनको पैसा नहीं देना, क्योंकि इनके अभी भी जो इसमें कल भी 2-3 प्रॉब्लम्स आए हैं। जो काबीना की निजकारी कमेटी का इजलास था वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था, उसमें जो 2 मेंबरान, वो फॉर्मल मेंबरान तो नहीं, दे केम थ्रू स्पेशल इन्विटेशन, उन्होंने आके उस चीज की मुखालफत की। 2 चीजों की मुखालफत वहां पे हुई। नंबर 1 कि जो पेपरा का जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके जो लेड डाउन प्रोसीजर्स है उसके तहत इस तरह की डायरेक्ट हायरिंग उनके बगौल उस मेंबर के या स्पेशल इनवाइटी के नहीं हो सकती। तो उन्होंने इस चीज को रजिस्ट किया वहां पे कि जी आप डायरेक्ट हायरिंग के आप जो आप रूट ले रहे हैं ये ठीक नहीं है, ये इलीगल है। तो जो काबीना की कमेटी का फैसला था जी ठीक है, कंडीशन हम इसको अप्रूव कर रहे हैं, लॉ डिवीजन इस चीज को वेट कर देगी वेदर कोई वायलेशन हो रही है या नहीं हो रही। बट क्या ये इलीगल है अगर इमरजेंसी? लेकिन रेगुलेशंस के अंदर एक चीज मौजूद है ना, उसको उन्होंने इन्वोक कर लिया इमरजेंसी क्लॉज के लिए और मौजूद है रेगुलेशन में। तो ये चीज मौजूद है, वो ये कह रहे हैं कि जो रेगुलेशन है ये इन वायलेशन है पेपरा के, ठीक। अब ये इस तरह की वो रुकावटें डाली जाती है। एक और जो उसके अंदर जो चीज स्ट्रेंज है, और ये फैसला मेरा ख्याल आर्मी चीफ को ले लेना चाहिए, अगर वो वाकई ही पीआईए की निजकारी करना चाहते हैं, जो कि लगता है वो करना चाहते हैं और वो बड़ा पुश कर रहे हैं इस चीज को, तो फिर कुछ लोग जो पीआईए के अंदर मौजूद है और एविएशन डिवीजन में मौजूद है जो रुकावटें पैदा करें, फिर उनका बारे में भी वो खुद उनको सोच लेना चाहिए। इस वक्त जो चेयरमैन इसके जो सीईओ है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या एमडी है इसके पीआईए के, वो ही इज फ्रॉम द एयरफोर्स। इसी तरीके से फिर जो इनके एडवाइजर हैं या जो कैबिनेट के, वो भी ही इज आल्सो फ्रॉम द एयरफोर्स, एक्स एयरफोर्स ऑफिसर। तो अगर रुकावटें, और फिर जो एविएशन डिवीजन के जो सेक्रेटरी हैं, जो मेरी इतलात ये है कल जो कुछ अंदर हुआ, और उसके अलावा जिस किस्म का इनको रेजिस्टेंस आएगी वो एविएशन डिवीजन से आएगी और पीआईए से इटसेल्फ आएगी, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि इसकी निजकारी हो, क्योंकि जब निजकारी होगी तो जो भी खरीदेगा वो तो अपनी मैनेजमेंट लेके आएगा। इसमें जो आपका नुक्ता ना लोगों को समझ भी आया, आपने कहा कि ये निजकारी जो है आज के बजाय जो कल गुजर गया है उस दिन हो जानी चाहिए थी। उसकी वजह यह है कि महाना जो है इस वक्त जो पीआईए है 13 अरब रुपए खसारा, 13 अरब रुपए महाना खसारा है इस साल का एस्टिमेट। तो हर गुजरते दिन के साथ आपको पता है कि ये खसारा बढ़ रहा है, तो इसलिए ये जरूरी है। और ये पैसा कहां से आता है? 50 करोड़ रुपए आपका ऑलमोस्ट बनता है पर डे। तो इस
ठीक है, ये इतनी बड़ी रकम है और उसके बावजूद अब इनकी हालत, इनको फौरी 20 अरब रुपया चाहिए। कुछ इनके लीज के से रिलेटेड मामला हैं, वो पैसा इनको अब नहीं मिल रहा क्योंकि जो सॉवरेन गारंटीज हुकूमत ने इशू की हुई थी वो ये फुली एग्जॉस्ट कर चुके हैं। इनके पास एवेन्यूज नहीं है बोरोइंग के लिए। लेकिन बहरहाल हम इसके साथ जो ट्रांसपेरेंसी है वो होनी चाहिए। अब मुझे मेरा पहले दिन से इन प्रिंसिपल एक चीज पे ऑब्जेक्शन पता क्या है, फवाद साहब को, वो जितने भी एफिशिएंट है, कॉम्पिटेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, उनकी अपनी जो उनकी है उनकी स्ट्रेंथ, उनको दोनों का चेयरमैन नहीं होना चाहिए। या वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन के चेयरमैन से हट जाएं या सीसीओपी के चेयरमैनशिप से वो हट जाएं। क्योंकि इस पर नेचुरली एक ऑब्जेक्शन आता है ना कि जब आपने एज अ प्राइवेटाइजेशन कमीशन बोर्ड उसके चेयरमैन की हैसियत से एक फैसले को एंडोर्स किया, तो आगे जाके आप उसको कैसे उसकी मुखालफत कर सकते हैं, उसका कैसे आप एक होलिस्टिक ले सकते। नेचुरली हम ह्यूमन बीइंग है ना, अपनी चीज को डिफेंड करते हैं। आपको माजी की मिसाल मौजूद है, इमरान खान ने बतौर कॉमर्स मिनिस्टर तिजारत की इजाजत दी थी भारत के साथ, बट एज प्राइम मिनिस्टर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वो एक और वजह थी, वो ये वजह नहीं। अच्छा, अब ये बताएं कि फाइनेंशियल एडवाइजर वाला ये जो सारा अगर ये काम हो जाता है तो इससे जो प्रोसेस है कितना फास्ट ट्रैक होगा? क्या निगरान हुकूमत जाते जाते सारा काम टारगेट्स ये हैं जो SIFC को उन्होंने प्रेजेंटेशन दी है कि नवंबर में फाइनेंशियल एडवाइजर आ जाएगा, दिसंबर में वो अपनी जो बिल्कुल इब्तदाई रिपोर्ट वो दे देगा और रिपोर्ट की बेस के ऊपर इनका ये ख्याल है कि जनवरी के आखिर तक PIA इस हालत में होगी कि उसकी हम जो उसकी बोली नीलामी के लिए उसको तैयार कर दें, ये इनका ख्याल है। ठीक है, कल एक और भी वहां पे अंदर मसला बना है, वो मसला ये है कि एविएशन डिवीजन एक सेपरेट फाइनेंशियल एडवाइजर हायर करना चाहती है रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। अच्छा, ठीक है, लेकिन CCOP ने यह फैसला किया कि अगर रिस्ट्रक्चरिंग होगी, इसकी तैयारी होगी प्राइवेटाइजेशन के लिए या इसकी प्राइवेटाइजेशन होगी, एक ही एडवाइजर करेगा, दो हायर करने की जरूरत नहीं है। एविएशन ने बड़ा जोर कल अंदर कि नहीं हम अलग हायर करेंगे, नहीं जी फैसला ये कि एक ही करेगा। बहरहाल ये अब देखते हैं, प्रोसेस फास्ट ट्रैक कर रहे हैं। इनकी ये ख्वाहिश है कि जनवरी के आखिर तक ये PIA तैयार हो जाए। गुड PIA नाज़रीन ये सेपरेट कर दें, बैड PIA को सेपरेट कर दें, इसमें सारे कर्जे चले जाए। गुड PIA में कोई इनके जो रूट्स हैं 95-96 इंटरनेशनल और बाकी जो रूट्स हैं इनके वो, और PIA के जो एसेट्स हैं, जहाज हैं वो और लीज है सारी, वो बेच दी जाए। और हमारी इतलात के मुताबिक जो एयर सियाल है उन्होंने इब्तदाई तौर पर इंटरेस्ट शो किया है PIA में, लेकिन अभी बहुत अर्ली स्टेज, अभी तो सारा प्रोसेस रन होना है, उसकी एक प्राइस डिस्कवरी होने, किस प्राइस के ऊपर बेचना है। एक और जो चीज़ कल प्राइवेटाइजेशन कमीशन के बोर्ड में हुई, ये CCOP में नहीं गई, वो ये थी कि जो पाकिस्तान स्टील मिल्स है उसकी प्राइवेटाइजेशन का एक प्रोसेस चल रहा था, उसको कल रोकने का फैसला कर लिया गया। उसकी वजह यह बताई गई कि 4 बिडर्स थे, 4 में से 3 जो अनविलिंग हो गए क्योंकि 2019-20 में उनकी शॉर्टलिस्टिंग हुई थी, और एक रह गया था सिंगल बिड की बेस पे, करना नहीं चाह रहे थे। अब इनका यह ख्याल है कि बजाय इसको एज ए मिल बेचा जाए, जो ओवरऑल को 4800 एकड़ जमीन है पाकिस्तान स्टील मिल्स की, उसको कन्वर्ट किया जाए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में और फिर उसमें मिल की एक्सपेंशन का भी प्लान हो। तो ये एक कल चीज वहां पे डेवलपमेंट हुई है, बड़ा डिफिकल्ट पाथ है। पहला स्टेप इन्होंने कर ले लिया कि यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे छोटी सी, और ब्रेक के बाद बात करेंगे सैलिड क्लास के इश्यूज के ऊपर कि अब जो तनख्वाहदार तबका है उनके लिए क्या मसाइल बढ़ने जा रहे हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे यहाँ इस बात पर बहुत ज़्यादा डिबेट होती है कि पाकिस्तान में लोग टैक्स नहीं देते और टैक्स ना देने की वजह से पाकिस्तान इन मसाइल से दो चार है। यकीनी तौर पर टैक्स कलेक्शन एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन इशू ये है कि जिनसे टैक्स लेना चाहिए उससे जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं वो टैक्स नहीं लेती। जिन पर बोझ पड़ता है वो है तनख्वाहदार तबका, और इससे पहले भी हम डिस्कशन करते रहे और आज भी आपके साथ आदाद शुमार शेयर करेंगे। पहले भी शहबाज हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से पाकिस्तान का वो रियल स्टेट सेक्टर अरबों खरबों की उसमें आप कह सकते हैं ट्रांजैक्शंस होती हैं। फिर हमारे एक्सपोर्टर्स अगेन बिलियंस ऑफ डॉलर्स की यहाँ पे बात हो रही है करते हैं, लेकिन जो पहले 3 माह के आदादो शुमार आए हैं इस फाइनेंशियल ईयर के, इन दोनों को मिला के वो रियल स्टेट से जुड़े लोग हों या एक्सपोर्टर्स हों, जो तनख्वाहदार तबका यानी कि मेरे और आप जैसा और हमारे ये जो कैमरामैन जो बाकी लोग मौजूद हैं, हम लोगों ने इन दोनों जो बड़े आप कह सकते हैं कि रिच आप कह सकते हैं कि एलीट हैं, ये इनसे ज्यादा टैक्स दिया है। ये कैसे हो रहा है? इससे तो ये साफ एनॉमली नजर आती है ना, एक तरफ एनॉमली नहीं है, अरबों कमाने वाले वो कम टैक्स दे रहे हैं ना। आपका टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपने अमीरों के लिए बहुत सारी मराहत रखी हुई हैं, और जो वो तबका पाकिस्तान में जिसकी आवाज़ नहीं है उसको हमने दबाया हुआ है। पिछले साल के हमने नंबर्स दिए थे, उसके बाद काफ़ी शोर भी पड़ा था कि पिछले माली साल में 264 अरब रुपया सैलिड क्लास ने टैक्सेस में दिया, और जो हमारे अमीर तरीन एक्सपोर्टर्स थे उन्होंने सिर्फ 74 अरब रुपए का टैक्स दिया था। तो नाज़रीन कुछ नए नंबर्स हमने आपके लिए निकलवाए FBR से कि ये जो ट्रेंड है जो पिछले साल था अब कैसे जा रहा है, क्योंकि इस माली साल के पहले 3 माह का इख्तिताम हो चुका है 30 सितंबर को।
तो ट्रेंड वही है, बल्कि थोड़ा सा वर्सन हुआ है। जो तनख्वाहदार तबका है नाजरीन, उसने 3 माह के अंदर टैक्स पे किया है 70 अरब और 61 करोड़ रुपए का, जो पिछले साल के इसी 3 माह के मुकाबले में 33% या 17.7 अरब रुपया ज्यादा है। तो हमारी जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ गई है, और जो शेयर है इसका टोटल जो विदहोल्डिंग टैक्स है, जो इनकम टैक्स के मद में एफबीआर ने इकट्ठे किए, उसका 12.2% हम सब ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया है। अब आज वो लोग जो पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग हैं, जो प्राइम मिनिस्टर से भी डायरेक्टली मिल सकते हैं, आर्मी चीफ से भी मिल सकते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी की टॉप जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसको भी मैनेज कर सकते हैं, मीडिया को भी मैनेज कर सकते हैं, उन्होंने जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने जो टैक्स पे किया है इस 3 माह में वो है 21 अरब रुपया। हमने कितना दिया है? हमने तकरीबन दिया है उनसे 200% से भी ज्यादा, और 12.2% कंट्रीब्यूशन। इन्होंने जो 21 अरब रुपया दिया है, इसकी कंट्रीब्यूशन टोटल विद होल्डिंग टैक्स है 3.6%। पिछले साल थी, जो पिछले साल का यही अरसा था, उसमें तो 4%, उससे फर्दर कम हो गई है। एक और सेक्टर बहुत इन्फ्लुएंशियल है, इसके बारे में साबिक चेयरमैन एफबीआर शब्बरज़ैदी से फरमा चुके हैं। जब वो एक्शन लेने लगे तो उस वक्त के आर्मी चीफ ने कहा कि इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना। शब्बर साहब की स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है इसके ऊपर। वो है रियल एस्टेट का सेक्टर। रियल एस्टेट सेक्टर ने मिलके कोई 45 अरब रुपए का भी जो टैक्स है वो 3 माह में नहीं दिया। ये इसके बावजूद कि इसके जो रेट्स हैं रियल एस्टेट सेक्टर के वो सेलिंग क्लास की तरफ बढ़े हैं। 45 अरब इनका है, 21 अरब उनका है, तो मिला लें ये कोई 45 भी पूरे नहीं, कोई 65 अरब रुपए के करीब रियल एस्टेट सेक्टर पाकिस्तान का और एक्सपोर्टर्स इन्होंने मिलकर दिया है। और सिर्फ एक्सपोर्टर्स की जो अर्निंग है 3 माह की 7 अरब डॉलर, 2000 अरब रुपया, 2000 अरब रुपए के ऊपर एक्सपोर्टर्स आपको दे रहा है 21 अरब रुपए का टैक्स, और हमने दिया है कितना? इसका तकरीबन 71 अरब रुपए का हमारा ये टैक्स है। तो इतनी बड़ी एनॉमली। अब इसके ऊपर आ जाते हैं, दूसरी बात कामरान कर लेते हैं, वर्ल्ड बैंक की रिकमेंडेशन। मैं इसी तरफ आने लगा था कि एक तरफ ये जो आपने अदाद-ओ-शुमार दिए हुए कितने आई ओपनर हैं, और आप ही की खबर थी, और वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि एक तो जो थ्रेश होल्ड है, क्योंकि इस वक्त 50,000 रुपये अगर आपकी माहाना तनख्वाह है तो उस पर आपको टैक्स अदा नहीं करना होता, और माशाल्लाह से वर्ल्ड बैंक अब ये मशवरा कर रहा है कि इस थ्रेश होल्ड को भी आप कम करें, और जो मैक्सिमम टैक्स हम अदा करते हैं 35%, वो जो थ्रेश होल्ड है उसको भी वो कम करें। तो लगता है कि ये रिपोर्ट शायद पाकिस्तान में बैठकर नहीं, किसी ने वर्ल्ड बैंक के जो भी लोग होंगे वाशिंगटन में बैठ के या पता नहीं होनोलुलु में बैठ के उन्होंने लगता है कि ये रिपोर्ट बनाई, जिनको पाकिस्तान के मारूजी हालात का पता ही नहीं है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये इनका पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट एक रिपोर्ट इन्होंने रिलीज की इसी हफ्ते। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, हम खुद इसका बड़ा वेट कर रहे होते हैं। उसमें आपको ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उसकी सारी एक पिक्चर मिल जाती है, और गवर्नमेंट के जो नंबर्स उसके ऊपर एक रियलिटी चेक भी आ जाता है। तो उसी रिपोर्ट के अंदर एक रिकमेंडेशन थी, बड़ी एक उन्होंने सॉफ्ट सी रिकमेंडेशन डाली हुई थी कि इस वक्त जो टैक्स फ्री एक थ्रेश होल्ड है कि वो कौन सा लेवल है जिसके ऊपर तक आपकी अगर आमदन हो तो आपका ऊपर टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। वो है 50,000 रुपये अगर आपकी माहाना आमदन इस वक्त हो तो आपके ऊपर जीरो टैक्स है। 50,000 से ऊपर होगी तो वो 5% से लेके फिर जैसे जैसे आपकी आमदन का लेवल बढ़ता है तो वो 35% तक है। 2 सिफारिशात मेन थी इस इशू के ऊपर उनकी। एक, ये जो 50,000 का लेवल इसको कम कर दिया जाए, मतलब इससे नीचे भी अगर किसी की आमदन है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए। दूसरी उनकी रिकमेंडेशन ये थी कि जो 5 लाख रुपए अभी जिसकी माहाना आमदन और उससे ज्यादा है, 5 लाख से ज्यादा, तो उसके ऊपर जो टैक्स है वो 35%। ये वाली भी जो है ना थ्रेशोल्ड, इसको भी कम कर दिया जाए। इसके ऊपर जब मैंने खबर की तो उस पर तो प्राउडली मेरा ख्याल वन ऑफ द मोस्ट रेड स्टोरीज ऑफ माइन वो ये थी। अब मैं तनख्वाहदार तबका है ना, बेचारा वो परेशान हो गया कि पहले ही हमारे पास कुछ नहीं है। अभी बजट में हमारी जो प्यारी हुकूमती पीडीएम की, उन्होंने 2 लाख और से ज्यादा कमाने वालों के ऊपर अभी बजट में फिर उन्होंने टैक्सेस बढ़ाए, बावजूद इसके कि 38% इन्फ्लेशन का रेट था मई में, जो अभी भी 31% से ज्यादा है। जो कदर कम हो वो बेतहाशा आपकी परचेजिंग पावर। खबर पड़ी इसमें जो हुई सारी उस पर शोर पड़ गया, तो फिर इसमें कामरान एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आज हुई है। अच्छा, आलमी बैंक ने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने कहा जी कि हम इसके ऊपर चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं। द फर्स्ट थिंग दैट दे सेड कि इस पे हमारी मिस्टेक है, हम जो चीज़ हमने रिकमेंडेशन दी है हम इसको फर्दर क्लैरिफाई करना चाहिए, तब चीज़ों को बेहतर तरीके से बताना चाहिए, जिनका हम नहीं बता सके। बहरहाल आज हम इसके ऊपर एक आपको स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नाज़रीन, उसमें जो पहली चीज़ है, द वर्ल्ड बैंक जो है उन्होंने अपनी जो ये गलती है रिकमेंडेशन है उसको माना है। उन्होंने कहा ये रिकमेंडेशन इन हालात के मुताबिक नहीं बनती, और उन्होंने कहा जी कि हमने जो पहले रिकमेंडेशन दी थी उसकी बुनियाद थी
एक 2019 का डाटा, तो 2019 से लेके आज तक उन्होंने दो बुनियादी तब्दीलियां आ चुकी हैं। एक ये कि पाकिस्तान में जो महंगाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और दूसरा जो लेबर मार्केट की कंडीशन है वो भी काफी हद तक चेंज हो चुकी हैं। तो इन दोनों जो तब्दीलियों की रोशनी में उन्होंने कहा जी कि अब हम ये रिकमेंडेशन जो इसको हम पुश नहीं कर रहे, हमारी ये रिकमेंडेशन अब नहीं है, बल्कि उसमें उन्होंने जो नई बात की वो ये है कि अब पाकिस्तान को एक नया सर्वे करना चाहिए कि उसकी जो इनकम टैक्स का जो टैक्स एग्जम्पशन का जो थ्रेशोल्ड है वो कितना होना चाहिए। तो सर्वे बेस पे उन्होंने कहा जी आप ये जरूर करें, हमारे इसके ऊपर कोई नहीं है कि कितनी लिमिट होनी चाहिए कितनी नहीं होनी, कोई नंबर उन्होंने नहीं दिया। इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट इन अ सेंस कि अगर वर्ल्ड बैंक ने एक रिकमेंडेशन दी जो कि मारूजी हालात के मुताबिक नहीं थी, उसके ऊपर एक रिएक्शन आया तो उसको उन्होंने रिट्रैक्ट कर लिया। ये बड़ी अच्छी बात है, स्टेटमेंट वापस हुई है, कोई जर्नलिस्ट फारिग नहीं हुआ नौकरी से, कोई जर्नलिस्ट उठाया नहीं गया, ये बड़ी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है। लेकिन शहबाज इसमें मैं जरूर एक बात ऐड करना चाहूंगा। देखिए वर्ल्ड बैंक ज़ाहिर आलमी बैंक इसे हम कहते हैं, बड़े पाए के उसमें इकोनॉमिस्ट मौजूद होते हैं, ये कोई आम बात नहीं है, अच्छी बात है। उनको गलती का एहसास हुआ, आप कह सकते हैं उन्होंने यू टर्न लिया। लेकिन इससे एक क्रिटिसिज्म जो है या ये जो व्यू है ये फर्दर इंडोर्स होता है कि हमारे यहाँ आपको पता ना कि एक व्यू पाया जाता है बल्कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इररिस्पेक्टिव कि किस मुल्क के क्या मारूजी हालात हैं, इनके पास एक ही रेसिपी होती है। मसलन IMF है, इजिप्ट में जाएगा उसके पास एक ही वो फार्मूला होगा, वो अफ्रीका जाएगा, पाकिस्तान जाएगा, वो मारूजी हालात नहीं देखते कि क्या जो कंडीशंस वो अटैच करना चाह रहे हैं क्या वो उस मुल्क के लिए सूटेबल हैं। तो कम से कम ये जो वर्ल्ड बैंक ने पहले एक गलती की, गलत असेसमेंट, और उसके बाद उसको तस्लीम किया, मुझे लगता है कि उस परसेप्शन को फिर स्ट्रेंथन करता है कि जो भी ये रिपोर्ट बनाने वाले हैं इसका मतलब है कि ड्यू डिलिजेंस नहीं करते, प्रॉपर उसकी तैयारी नहीं करते। तो आई एम श्योर कि जिसने भी ये रिकमेंडेशन दी होगी, हमारे यहाँ तो खैर जब बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी का इतना प्रोसेस नहीं है, कम से कम वो पूछेंगे जरूर कि आपने किस बुनियाद पे किया, हमारे लिए इतनी एम्बैरेसमेंट हुई है। एब्सोल्युटली, ये बात आपकी ठीक है कि बहुत सारी ऐसी सिफारिशात आती हैं जिनका रियलिटी से ताल्लुक नहीं होता। वो वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी आती हैं, ADB की तरफ से भी और IMF की तरफ से भी, और हम उसको हाईलाइट भी करते रहते हैं कि कोई अगर मिस्टेक उसको हम पॉइंट आउट भी करते हैं अपनी स्टोरीज के अंदर। तो ये भी ऐसे ही है, और यू आर एब्सोल्युटली राइट कि 2019 का डाटा है, उस वक्त महंगाई कितनी थी पाकिस्तान में, गालिबन 12-13% थी या नहीं, 2019 लेस देन 10% थी ना उस वक्त। और आपकी जो GDP थी उस साल, उसकी ग्रोथ भी 6% के आसपास थी। आज और आपका रुपया भी आते हैं उस वक्त 150 पे था। 2018-19 में जब PTI की गवर्नमेंट आई थी तो 124 रुपए का आपको $1 मिलता था। आज उसकी वैल्यू जो है वो 283 रुपए। 2019 में तो वही मैं कह रहा हूँ 150-160 था उस वक्त, ऊपर जाना फिर 150-55 के ऊपर, फिर उसके आपकी परचेजिंग पावर के ऊपर इम्पैक्ट। तो इतनी बड़ी रिकमेंडेशन, और इन हालात में जबकि 2022 में भी हमारे टैक्स रेट बढ़े, 2023 में भी बढ़े, एक्सपोर्टर्स को किसी ने हाथ नहीं लगाया। ठीक, अब ये क्या इनकी जो अभी इन्होंने आज भी स्टेटमेंट दी उसमें इन्होंने कहा है कि जो रियल एस्टेट है और एग्रीकल्चर है और ये जो ट्रेडर्स हैं इनको टैक्स फर्दर करने की जरूरत है, तो उस चीज को अभी इंडोर्स कर रहे हैं। इसके अंदर एक और ब्रेक पे जाना है ना मेरा ख्याल, अभी एक चीज नाज़रीन, वो डार साहब का एक बड़ा एक फेवरेट एक टैक्स मेजर है कैश विड्रॉल के ऊपर, उनके 0.6% टैक्स उन्होंने बजट में लगवाया था, तो उसके अभी नंबर्स आ गए हैं। 3 माह में FBR को 7.6 अरब रुपए का टैक्स मिला है नॉन फाइलर से, जिन्होंने जो कि अपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, और उन्होंने जो 50,000 रुपए से ज्यादा जब उन्होंने बैंकों से पैसे निकलवाए थ्रू ATM या जैसे भी, तो उसके ऊपर उनको 7.6 अरब रुपए का FBR को टैक्स मिला है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि पाकिस्तान एक यूनिक मुल्क है जहां पे आपको ये कहा जाता है कि अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करना अपना गोशवारा आमदन का, मत करें, हमें थोड़ा सा टैक्स ज्यादा दे दें। तो ये 0.6% भी कामरान वही चीज है। चलें यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद तस्करा करेंगे कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की जो मईशत है उसके हवाले से क्या प्रोजेक्शन किया और वो कौन से अहदाफ हैं जो IMF ने हमारे लिए सेट किए थे, और खदशा ये है कि पाकिस्तान उन अहदाफ को मिस कर जाएगा। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। वर्ल्ड बैंक की हम बात कर रहे थे कि कैसे उन्होंने जो तनख्वाहदार तबका है उन पर मजीद बोझ डालने के हवाले से पहले अपनी एक सिफारिश दी, फिर उसको उन्होंने वापस ले लिया, अपनी गलती को तस्लीम किया। उस पर तो डिबेट की जा सकती है, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने जो पाकिस्तान की इस वक्त मुआशी सूरत हाल है, फ्यूचर की क्या आउटलुक है, उसके हवाले से जो अपनी असेसमेंट दी है, शायद शहबाज उसके ऊपर हम इतना डिबेट ना कर सकें। वो लगता है कि
क्लोज टू रियलिटी लग रहा है, बल्कि ये नंबर भी कम होगा जब साल के करीब ये जाके ज्यादा हो जाएगा। 3-4 बड़े नंबर्स हैं, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। जो IMF का प्रोग्राम है उसकी एक जो सबसे अहम शर्त वो ये है कि जो हुकूमत की जो आमदन है उसमें से सूद की अदायगियों के बाद जो बाकी पैसा बचेगा अखराजात के लिए, वो इसकी जो GDP का साइज है उसके 0.4% तक होना चाहिए। मतलब आपका प्राइमरी बजट का सरप्लस होना चाहिए आपकी जेब में सूद की अदायगियां करने के बाद, और बाकी अखराजात जो हैं उसके लिए 0.4% या 421 अरब रुपए का आपको सरप्लस शो करना है, जिसका मकसद है कि अगर आप सरप्लस होगा तो आपको कर्ज, आपका जो नेट डेट है वो उसमें कमी आ जाएगी। तो ये जो शर्त है बकौल ये जो रिपोर्ट है पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट जो वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया उसके मुताबिक बजाय कि ये 0.4% ऑफ GDP सरप्लस होएगा, ये डेफिसिट होगा। मतलब डायरेक्शन ही दूसरी तरफ हम चले जाएंगे। तो ये यहाँ पे एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है। इसकी अभी जब IMF का रिव्यू होने वाला है, उसकी डेट्स अभी फाइनल आज तक भी नहीं हुई और ना ही वो लग रहा है कि इस महीने के आखिर तक आएंगे, आ भी सकते हैं, बट लग ऐसे रंग शायद नवंबर में भी ये रिव्यू होगा, तो उसमें ये प्रॉब्लमेटिक एरिया हो सकता है। दूसरा, अब यही वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हमें बताती है कि पिछले 2 माली साल जो गुजरे हैं उसमें पाकिस्तान ने अपनी तारीख का तो नहीं, ये जो पिछले 20 सालों में 2 हाईएस्ट एवर बजट डेफिसिट्स इन्होंने रन किए थे, कुछ 7.8% एक साल, फिर 7.6%। तो अब फिर दोबारा इनकी जो फोरकास्ट आई है उसके मुताबिक इस साल भी जो बजट का खसारा है ओवरऑल, पहले तो हम बात करेंगे प्राइमरी की, ओवरऑल बजट का खसारा इनका रहेगा तकरीबन 7.6% के करीब, विच मीन्स को 8,200 अरब रुपए का बजट का खसारा होगा। हुकूमत का हदफ है कोई 6,900 अरब रुपए तक इसको महदूद रखने का, तो हदफ से कोई 1,300 अरब रुपया ज्यादा का इसका खसारा होगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ नाज़रीन को बताते जाते हैं, GDP ग्रोथ की जो नंबर्स हैं वो बड़े हमारे यहाँ डिबेट होते हैं। इस माली साल की तो उनकी जो फोरकास्ट है पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ है वो 1.7% रहेगी। हदफ हमारा 3.5% का है, मिस हो जाएगा विद अ वाइड मार्जिन। स्टेट बैंक की भी इसी किस्म की उनकी फोरकास्ट है, अराउंड 2% कह रहे हैं, 1.7% का है ग्रोथ रेट। जो इंपॉर्टेंट बात है नाज़रीन वो ये है कि हमने आपको इस साल मई में बताया था कि जो हुकूमत की उस वक्त की थी उन्होंने एक दावा किया था, नंबर्स उन्होंने अप्रूव करवाए फिर बाद में, और ऑफिशियली उन्होंने GDP ग्रोथ रेट पिछले साल हमें बताई थी 0.3%। हमने उस वक्त खबर की थी कि ये नंबर गलत है, ये नंबर फज किया गया है और प्रेशराइज किया गया है लोगों को, हुकाम को, कि ये नंबर अब 0.3% ग्रोथ दिखाएं। वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें उन्होंने PDM की हुकूमत का ये जो नंबर था उस साल का 0.3% ग्रोथ का उसको रिजेक्ट कर दिया है, और उन्होंने कहा कि बजाय ग्रोथ के पिछले माली साल में पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें 0.6% की उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुई है। तो दिस इज कामरन वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो क्रेडिबिलिटी है नंबर्स की वो हमेशा की तरह मशकूक रही है और हम अपने सबक नहीं सीखते। जो एक हमें नजर आ रहा था कि पिछले साल कॉन्ट्रैक्शन हुई है, जितनी आपने इकोनॉमी को स्लो डाउन किया और करना पड़ता है, जो आपका एक्सटर्नल सेक्टर का क्राइसिस था, इंपोर्ट्स रोकी हुई हैं और फिर भी 0.3% ग्रोथ दिखा, सैलाब जैसे मतलब फ्लड्स का भी उस साल हुआ, तो उसके बावजूद ये सारा दिखाना और ये यहाँ पे इनको प्रॉब्लम वेरी क्विकली जो है ना, ये लग तो ये रहा है कि हम जो IMF ने टारगेट्स रखे हैं वो मिस कर जाएंगे। अगर रिव्यू होता है नवंबर में, डू यू थिंक दैट पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम होगा अगली किस्त हासिल करना IMF से बेस्ड ऑन दीज थिंग्स? यहाँ पे एक खबर है मेरे पास, वो थोड़ी सी पॉलिटिकल स्टोरी है। खबर ये है कि एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में एक सेंस पाई जाती है, और मे बी सम इंटरनेशनल कैपिटल्स के ग्लोबल कैपिटल जो अगर इनको बहुत ज़्यादा रिलैक्स किया गया पाकिस्तान को स्टेज के ऊपर, मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिक्स की अब, तो इनको अगर मॉनेटरी टर्म्स में इनको जो प्रोग्राम इनके टाइम पे हो गए, इनको बजट सपोर्ट लोन्स भी मिल गए, तो फिर ये कहीं फरवरी से आगे ना इलेक्शंस को ले जाए। तो ये कुछ इस किस्म के खदशात पाए जाते हैं। तो मुझे ये लग रहा है, नाउ दिस इज माय असेसमेंट बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन, कि पाकिस्तान को थोड़ा सा टाइट रखा जाए। यूज दिस एज अ बार्गेनिंग से वो डायरेक्टली वो कहते नहीं है, IMF सारे जानते हैं कहता नहीं है ये वाली बात, लेकिन वो इस चीज के ऊपर बड़ा, लेकिन जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैसे रन करती है, तो ये वर्ल्ड बैंक से एक सवाल भी हुआ था, अच्छा कि जी इलेक्शंस के हवाले से थोड़ा सा उन्होंने जी हम इसके ऊपर कमेंट नहीं करते। बट एक बात उन्होंने, जो नाजिब बिन हुसैन उनके यहाँ पे कंट्री हेड, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को जिस किस्म की इस्लाहात चाहिए, इक्तिसादी इस्लाहात, वो मार्च में खत्म नहीं हो जाएंगी, मार्च के आगे भी पाकिस्तान को इस्लाहात को कंटिन्यू करना है, और हमें एक IMF प्रोग्राम की लॉन्ग टर्म प्लान की। खैर यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद तस्करा करेंगे, क्योंकि आज हमास की तरफ से इसराइल के ऊपर एक गैर मामूली तौर पर हमला किया गया है। उसकी क्या तफसीलात हैं, क्या इंप्लीकेशंस हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।
हमास की तरफ से जो गैर मामूली तौर पर हमला किया गया है साउथ इजराइल में गजा की पट्टी की तरफ से, और जो हमास ने खुद कहा है कि उन्होंने कम से कम 7,000 रॉकेट जो हैं वो फायर किए हैं साउथ इजराइल में। उसके अलावा थ्रू लैंड थ्रू सी उनके जो जंगजू हैं उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया है, और वहाँ पर जो कई हाफ अ डजन जो साउथ इजराइल के इलाके हैं वहाँ पर उनकी जो झड़पें कई घंटों तक जारी रही, और जब तक हम ये बात कर रहे हैं स्टिल वहाँ पे बड़ी वॉलेटाइल सिचुएशन है। जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी तक की इत्तलात के मुताबिक जो इजरायली हुकाम कह रहे हैं कि कम से कम 22 इजरायली जो हैं इसमें हलाक हो चुके हैं, कुछ 550 से ज़्यादा लोग जो हैं इसमें ज़ख्मी हैं, और ये नंबर जो है ये ऊपर भी जा सकता है। और शहबाज ये एक अनप्रेसिडेंटेड गैर मामूली ये अटैक है, और इसमें हमास की तरफ से जो वजह बताई गई है, एक तो उन्होंने कहा है कि इसकी सबसे बड़ी वजह जो मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की जा रही है इसराइल की तरफ से मुसलसल, और उसके अलावा जो पैलेस्टीनियन वहाँ पे मौजूद हैं उनके खिलाफ जिस तरह की हैरेसमेंट आए रोज़ हो रही है उसकी वजह से उन्होंने एक बहुत बड़ा ये अटैक जो है वो लॉन्च किया है। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो इस वक्त डिबेट हो रही है कि ये इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज का तारीखी फेलियर है, क्योंकि सरप्राइज अटैक इसको बोला सरप्राइज अटैक बोल रहे हैं। एक तो क्योंकि वहां पे जूइश हॉलीडेज थी, आज उसका आखिरी दिन था, एक तो उनके लिए बहुत शॉक अटैक था। लेकिन क्योंकि इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया में मानी जाती हैं, वो इवन के आपको पता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क भी उनसे सॉफ्टवेयर इनडायरेक्टली वो लेते रहे हैं कि उनके पास इतनी ज़बरदस्त और सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, उनके जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर उनके सोर्सेज मौजूद हैं, अदरवाइज उनके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद इतना सोफिस्टिकेटेड अटैक हमास वो जो कह रहे हैं कि ये एक दिन की बात तो नहीं है, इसका मतलब है कई अरसे से वो प्लान कर रहे थे, उसको डिटेक्ट करने में वो नाकाम रहे हैं। और अब जो इसराइल है, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर वो कह रहे हैं कि हम अब हालत जंग में हैं। अब ये ऑफिशियली डिक्लेयर किया है, स्टेट ऑफ वॉर को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। कामरान, इसमें आपने बताया ना कि वो समंदर से और बॉर्डर उन्होंने क्रॉस किया, वो फजा से भी गए हैं, वो पैराग्लाइडिंग भी उन्होंने की, तो 3 साइड से उन्होंने अटैक किया, व्हिच वाज सरप्राइजिंग फॉर देम। और ये इसको देखना चाहिए मेरे ख्याल में। एक तो डेवलपिंग स्टोरी है, इसके ऊपर भी हतमी तौर पर कोई बात नहीं की जा सकती, कैजुअलिटीज क्या है और इंजर्ड कितने हैं, ये तो इनिशियल डाटा तो हमने बता दिया जब तक अभी तक के जो नंबर्स थे। इसका जो एक 2 कॉन्टेक्स्ट बंद, एक तो ये 50 साल जो इनकी एक एनिवर्सरी थी, जो 1973 की जंग थी, उसकी उस दिन उन्होंने ये अटैक के लिए उसको चूज किया। इजिप्ट और सीरिया ने किया था अटैक, सरप्राइज इसी तरह एक सरप्राइज, उसको 50 साल हो गए हैं। उससे पहले एक 1967 की इनकी 6 डे वॉर थी, जिसमें ये सारा जो एरिया है वो कैप्चर हुआ था, ईस्ट जेरूसलम का भी और गजा की पट्टी के कुछ एरियाज में अरब कंट्रीज को शिकस्त हुई थी। वो बड़ा ही इनके लिए वो एक एम्बैरेसिंग उस वक्त था। बट मोर इम्पोर्टेंटली जो इसका एक एंगल है, अगर अब जो रिसेंट ईयर्स में और खासतौर पर रिसेंट वीक्स में जो सऊदी अरेबिया और इसराइल के ताल्लुकात में एक नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही थी, ये उसके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। क्योंकि जिस तरीके से जिस फास्ट पेस के ऊपर रिलेशनशिप बिल्डिंग हो रही थी और कुछ अरब मुस्लिम कंट्रीज ने एक्सेप्ट भी किया इसराइल को, उसको अब इस जंग के तनाजुर में उसके जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो चेंज हो गए, और सऊदी अरेबिया के लिए अब शायद इतना आसानी से आगे बढ़ना मुमकिन नहीं होगा। बताता हूँ ना, देखें इसमें 2-3 रिएक्शंस तो पूरी दुनिया से आ रहे हैं। मसलन हिजबुल्लाह है लेबनान की, जो वहाँ पर एक ग्रुप है और वो बड़ा क्लोजली अलाइंड है विद ईरान। उन्होंने ये बाकायदा तौर पर कहा है कि ये जो हमास की तरफ से हमला है ये पैगाम है उन तमाम लोगों के लिए जो इसराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, उनके एक सीनियर एडवाइज़र हैं, उनका एक बयान चल रहा है, उन्होंने जो फ़लस्तीन ये हमास का ये जो हमला है उसकी हिमायत की है। अब इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो बहुत फार रीचिंग है। ऑब्वियसली जो सऊदी अरब है या जो बाकी अरब ममालिक हैं वो तो नहीं चाहते थे कि इस तरह की सिचुएशन पैदा हो। इसकी 2 तरह की इम्प्लीकेशंस है। एक कि अगर कोई नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस बिटवीन अरब कंट्रीज़ और इसराइल के दरमियान जो अमेरिका करवाना चाह रहा था, उसमें डेफिनेटली अब एक डिले आएगा, ये इमीडिएटली मुमकिन नहीं है। दूसरा हो सकता है कि जो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान एक आपको पता है कि मफाहमत करवाई थी चीन ने, उसके लिए भी एक सेटबैक हो सकता है। क्योंकि एक जो कंसर्न सऊदी अरब का हमेशा से रहा है कि ईरान जो है थ्रू डिफरेंट जो प्रॉक्सीज हैं या जो उनके लाइक माइंडेड ग्रुप्स हैं इन द रीजन, उसके ज़रिए अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। और ईरान जो है जब ये नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है वो बड़ा क्लियर है,
वो कहते हैं कि जी बिल्कुल इसराइल जो है वो तो उसे कहते हैं कि नाजायज़ रियासत है, उसको तो वो तस्लीम ही नहीं करते। तो यकीनी तौर पर इसकी बड़ी फार रीचिंग मेरे ख्याल में इम्प्लीकेशंस हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आई थिंक जिस तरह इसराइल ने अभी डिक्लेयर कर दिया है कि स्टेट ऑफ वॉर, और माजी में भी आपको पता है कि जिस तरीके की जुल्म और बर्बरियत वो फलस्तीनियों के ऊपर करते रहे, अक्सा के ऊपर खास तौर पर में इन्होंने किया, इसके बाद तो उनके पास आप कह लें कि एक लाइसेंस उनको मिल जाएगा कि वो जिस तरीके की ऑलरेडी जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो कह रहे हैं कि जो हमास की पोजीशंस हैं गजा स्ट्रिप्स में उन्होंने शुरू कर दी, और हमें पता है कि इसमें जो कोलेटरल डैमेज है एक जो इसके अंदर एक और जो एलिमेंट है कि जहां पर इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने वहां पे इन्फिल्ट्रेट किया है, काफ़ी सारे जो अभी अनवेरीफाइड जो रिपोर्ट्स भी जो वीडियोस आ रही हैं, बहुत से जो इजरायली फोर्सेस हैं, कई सीनियर कमांडर्स हैं, उनको हॉस्टेज भी बनाया है हमास ने और वो गजा स्ट्रिप में ले आए हैं। तो ये एक मेरे ख्याल में उनके लिए आप कह सकते हैं कि बड़ा इन्होंने कोऑर्डिनेटेड और प्लान किया है कि अगर आप बहुत ज़ाहिर है कि इसराइल जो है वो ज़्यादा स्विफ्ट रिस्पांस देगा, तो अगर एक बहुत बड़ी तादाद में जो इसराइली फोर्सेस हैं वो हमास के पास आते हैं तो वो उसको बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो ये आई थिंक डेवलपिंग स्टोरी है। डेफिनेटली जो इसकी इम्प्लीकेशंस हैं वो खित्ते के ऊपर भी हैं और आई थिंक काफ़ी फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस हैं। तो हम ऑब्वियसली इसको भी कवर करते रहेंगे। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।